कुछ सर्दियों पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं अपने टूटे हुए पैर के साथ घर पर बैठी हुई थी। नवंबर के आखिरी में काम के दौरान मैं सीढ़ियों से फिसल गई थी और 8 हफ्तों तक मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। शहर के किनारे एक छोटे से घर में अकेले रहने की वजह से मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए जाहिर है मैंने सारा वक्त सिर्फ टीवी देखा। दिसंबर की शुरुआत थी, आधी रात हो चुकी थी और मैं एक नई क्राइम सीरीज के कुछ एपिसोड्स देख रही थी। ऐसी सीरीज जिसमें सस्पेंस, म्यूजिक और क्राइम सीन की फोटो पर धीरे धीरे जूम किया जाता है। मुझे वो सीन अच्छी तरह याद है क्योंकि वो एपिसोड एक पीछे करने वाले के बारे में था जो रात में लड़कियों के घर में घुस जाता था। बढ़िया चॉइस है ना? जब मैंने देखा कि बाहर बर्फ पड़ रही है तो मैंने शो रोक दिया। मौसम की पहली बारिश ने बच्चों की तरह मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी, बावजूद इसके कि मैं दर्द में थी और अंदर ही कैद थी। मैंने अपनी बैसाखी उठाई और लड़खड़ाते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी। मेरे लिविंग रूम का बड़ा सा शीशा सड़क की तरफ था। मैं देख सकती थी कि बर्फ धीरे धीरे सड़क और मेल बॉक्स के ऊपरी हिस्से को ढक रही है। सब कुछ शांत और खाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस वक्त अकेली जाग रही हूँ और दुनिया को बदलते हुए देख रही हूँ। स्ट्रीट लाइट बर्फ को एक गर्म नारंगी चमक दे रही थी और कुछ सेकंड्स के लिए मैं बस बर्फ के टुकड़ों को नाचते हुए देख रही थी। मैं देख रही थी, उस पल का अंदाजा ले रही थी, तभी अचानक मेरी नजर फुटपाथ पर लगी स्ट्रीट लाइट पर पड़ी। एक आदमी मेरे घर के ठीक बाहर खड़ा था। उसका झुका हुआ शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और उसका लंबा चेहरा मेरे घर पर टिका हुआ था। यह कोई आम नजर नहीं थी, बल्कि एक गहरी निगाह थी जिसके पीछे कुछ इरादे छिपे हुए थे। वो स्ट्रीट लाइट से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ था, जिससे मैं उसका चेहरा साफ देख पा रही थी। उसने ना तो स्कार्फ पहना था, ना ही टोपी। बिना गर्म कपड़ों के कोई ठंडे में कैसे खड़ा हो सकता है? उसी पल से मुझे उस आदमी की हर चीज अजीब लगने लगी। उसके बाल, आईब्रोज और यहाँ तक कि पलकें भी बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने पलकें नहीं झपकाई। उसने उन्हें पोंछने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों में होने वाली सेंसेशन से परे हो, जैसे इंसान के शरीर में कोई रोबोट हो। वो बस घूर रहा था, ठीक मेरे घर की तरफ। वो सीधे मुझे घूर रहा था। मेरा पेट बैठ गया। मैं पहले तो कुछ बुरा नहीं मानना चाहती थी। शायद वो कोई पड़ोसी था, शायद उसने शराब पी रखी थी, लेकिन जितना ज्यादा मैं देखती रही उतना ही मुझे एहसास होता गया कि वो बहुत स्थिर खड़ा है। वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे वो अपनी जगह पर जड़ गया हो। अचानक उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं लड़खड़ाते हुए घर की तरफ भागी। फौरन सामने का दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा जांच की कि पिछला दरवाजा ठीक से बंद तो है ना। सभी खिड़कियां बंद थी। मैंने सामने वाली खिड़की के पर्दे बंद कर दिए और सोफे पर बैठ गई। बैसाखी को मैं बगल में रख चुकी थी। मैंने टीवी बंद कर दी और सुनती रही। 10 मिनट बीत चुके थे, कुछ नहीं हुआ। एक भी आवाज नहीं आई, ना कोई पैरों के निशान, ना मेरे दरवाजे पर कोई जोरदार दस्तक। बस सन्नाटा था। मैं खुद से कहती रही, मत देखो, मत झांको, कोई शायद चला गया है। हालांकि मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैं ध्यान से फिर खिड़की के पास गई। पर्दे को बस 1 इंच खोला और बाहर देखा। वो वहीं था, खिड़की के ठीक बाहर। उसने अपना भयानक चेहरा खिड़की से सटा रखा था। अंदर की गर्मी अब उसके गालों से बर्फ पिघला रही थी। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। वो अपने दाग भरे पीले दांतों से मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। हमारी आंखें मिली और कसम से मेरा खून जम गया। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे हुई और चिल्लाई। मेरी बैसाखी लगभग गिर ही गई थी। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और 911 पर कॉल किया। मेरी आवाज बहुत कांप रही थी, इसलिए मैं मुश्किल से बोल पाई। डिस्पैचर ने मुझे शांत करने की कोशिश की और मुझे कहा कि कुछ हुआ है, मैं उसे ठीक से बताऊं। मुझे हिम्मत जुटाने और उसे हादसे के बारे में बताने में कुछ सेकंड्स लगे। मेरे घर के बाहर एक आदमी खड़ा है, वो मुझे खिड़की से देख रहा था, अभी भी है। डिस्पैचर मेरे साथ फोन पर ही रही और मैं बाथरूम में छुपने के लिए चली गई। मेरे पास हथियार के नाम पर सिर्फ 2 ही चीजें थी, टूथब्रश और चीनी मिट्टी का सोप डिस्पेंसर। 10 मिनट बाद पुलिस आई तो मैं तब तक बाहर नहीं आई जब तक उन्होंने मेरा नाम नहीं पुकारा। उन्होंने मेरे घर को पूरी तरह छान मारा, लेकिन वो आदमी कहीं गायब हो चुका था और अपने पीछे बर्फ में सिर्फ कुछ पैरों के निशान छोड़ गया था। वहां बहुत सारे पैरों के निशान थे, जैसे उसने घर के अंदर घुसने के लिए बहुत बार तलाशी की। उसके पैरों के निशान जो गली से शुरू हो रहे थे, बार बार मेरे घर के सामने वाली खिड़की पर आकर रुक जाते थे। पुलिस का मानना है कि उस आदमी ने मेरे घर के गोल गोल चक्कर लगाए हैं। जाहिर है मैंने पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। वहां ना ही कोई सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज थी और ना ही कोई गवाह। बस बर्फ में पैरों के निशान थे और उस आदमी के चेहरे की याद जो मेरे दिमाग में बस गई थी। इस घटना के हफ्तों बाद तक मैं बेडरूम की लाइट जलाकर सोती रही और अपने तकिए के नीचे हथौड़ी रखने लगी। सबसे खतरनाक बात,
मुझे आज तक नहीं पता कि वो कितने समय से मुझे ऐसे देख, फिर हो सकता है कि ये पहली बार नहीं था। अब मैं 16 साल का हूँ और ये ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है। कई महीनों बाद मेरे साथ ये पहली बार हो रहा था कि मैं अपने घर में पूरी तरह से अकेला था। मेरे पेरेंट्स उस शाम मुझे छोड़कर मेरी दादी से मिलने गए थे, जो काफी वक्त से बीमार चल रही थी। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि अगले दिन स्कूल था, लेकिन सच कहूँ तो मैं घर पर रहने के लिए एक्साइटेड था। उनके जाने के करीब 3 घंटे बाद मेरी मॉम का कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ वो इस वक्त हैं वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात तूफान नहीं थमेगा। वो उस रात मेरी आंट के घर रुक रहे थे, जो पास में ही था, और अगली सुबह जल्द वापस आने वाले थे। पीटर, ध्यान रखना कि सोने से पहले तुम सभी दरवाजे और खिड़की ठीक से बंद करो, ठीक है? उन्होंने फोन रखने से पहले कहा। मैंने कहा कि मैं कर लूंगा, और मैं करने भी वाला था, लेकिन तब तक मैं पूरी तरह से अकेले होने के जोन में जा चुका था। मैंने जोर जोर से म्यूजिक चलाया हुआ था, टेबल पर जंक खाना पड़ा हुआ था और एक के बाद एक डरावनी मूवी लाइन से लगी हुई थी। मैंने एक सिगरेट चलाई, काउच पर परसा और बस रात के नशे में खो गया। बाहर बारिश हो रही थी और उसकी आवाज़ बहुत ही शांति देने वाली थी। फिल्म की शायद इंटरवल होने तक मेरी आंख लग गई थी। मैं दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनकर उठा। मेरी आंखें चौंक गई। मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इतनी जोर की थी कि मेरी आंखें खुल जाए। पहले तो मुझे लगा कि ये आवाज़ हमारे घर के ऊपर वाले घर से आ रही है। वो कभी कभी नीचे आकर वाईफाई या अपने आए हुए पार्सल के बारे में पूछता है, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर आवाज़ दोबारा हुई, इस बार और भी ज़्यादा तेज। नॉक नॉक नॉक। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मैंने मूवी को बीच में रोका और आसपास देखा, और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ है। खुले हुए हॉलवे की खिड़कियों से बारिश के पानी की बौछार अंदर आ रही थी। हवा के एक झोंके ने कुछ बेकार चिट्ठियां जमीन पर उड़ा दी थी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे याद आया कि मैं दरवाजे पर ताला लगाना भूल गया हूँ। मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। शायद वो थोड़ा सा खुला हुआ था और हवा के झोंके से और खुल गया। अगर उसे कोई खोलकर अंदर आ जाता तो मुझे उस इंसान की आवाज़ आ जाती, है ना? मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही। तभी मुझे अपने पीछे से खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं ये सोचकर घबरा गया कि मेरे पीछे कौन है। वो हंसी किसी दोस्त या सिटकॉम से सुनी गई हंसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। हंसी बहुत ही धीमी थी, जैसे किसी बच्चे की हो। मैंने धीरे से अपना सर घुमाया। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे खाली सोफा और अंधेरा फर्श के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर एक चेहरा, एक सर, एक पूरा इंसानी शरीर टीवी कैबिनेट के पीछे से निकला। एक इंसान जो अपने पैरों और हाथों के बल पर चल रहा था, और मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो हमारे ऊपर वाले पड़ोसी का भाई था। मैंने आज से पहले उसे सिर्फ 3 बार और देखा था, हर बार किसी न किसी की निगरानी में। बिल्डिंग में हर कोई उसकी मेंटल हेल्थ और अनस्टेबल कंडीशन के बारे में जानता था। वो शायद ही कभी बाहर निकलता था जब तक उसका भाई उसे बाहों में ना पकड़े। जब मेरी आंख लग गई थी तब शायद वो अंदर आ गया होगा और कैबिनेट के पीछे जाकर छुप गया होगा। मैं डर के मारे उसे देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो लड़का मेरे घर की जमीन पर इधर उधर घूम रहा था, अपनी पीठ को झुकाए, घुटनों और हथेलियों को जमीन पर टिकाया और सर ऊपर उठाया। वो बिना पलक झपकाए मुस्कुराहट के साथ सीधे मेरी तरफ देख रहा था, मानो कोई खेल खेल रहा हो। मैं पीछे दरवाजे से सट गया था। क्या बकवास है, मैं हकलाया। वो रेंगता रहा, हर पल मेरे करीब आता रहा, और फिर वो मुझ पर झपटा। उसने मेरे चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। उसकी हंसी मेरे रूह में चुभ रही थी। मैं इतनी जोर से चिल्लाया जैसे पहले कभी नहीं चिल्लाया था। उसकी हंसी तेज होती गई, किसी शैतान की तरह कर्कश, और फिर एक गुर्राहट में बदल गई थी। उसके नाखूनों ने मेरे चेहरे और गर्दन के किनारे खरोंच दिए। काफी जद्दोजहद के बाद मैं उसे लात मारने में कामयाब रहा। मैं उठकर खड़ा हुआ और हॉलवे में भाग गया। वहीं सीढ़ियों पर मैं उसके भाई से टकरा गया, हमारा पड़ोसी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे हाँफते देखकर वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। वो दौड़कर मेरे अपार्टमेंट में आया और अपने भाई को पकड़कर बाहर ले गया। वो अब भी पागलों की तरह हंस रहा था। वो बराबर माफी मांगते हुए अपने भाई को खींच रहा था। वो अभी भी मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैं वहीं खड़ा था, मेरे गाल पर खून लगा था। मैं पूरी तरह से सदमे में था। मुझे याद है कि मैंने उससे पूछा था ये मेरे अपार्टमेंट में क्यों था, पर मुझे याद नहीं कि मैंने जोर से कहा था या नहीं। पड़ोसी साफ तौर पर सदमे में था। उसने बताया कि वो पिछले 1 घंटे से अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो आदमी शायद तूफान के दौरान किसी तरह बाहर निकल गया। हॉलवे में घूमते हुए उसे हमारा दरवाज़ा खुला हुआ मिला। मैंने उनकी कोई कंप्लेंट नहीं की।
जब मेरे मॉम डैड वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि वो पुलिस को ना बुलाएं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा था। स्थिति भयानक थी, लेकिन इसमें कोई बुरी नीयत नहीं थी। हालांकि इसके बाद उसका भाई और उनका पूरा परिवार ये बिल्डिंग छोड़कर चले गए। मकान मालिक ने उन्हें बताया होगा कि वो आदमी यहाँ नहीं रह सकता। मेरे डैड ने बताया कि उनके परिवार ने जल्द ही उसे साइकियाट्रिक फैसिलिटी में डाल दिया था। कभी कभी मुझे बुरे सपने आते हैं कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है और कोई मुस्कुराते हुए मेरी तरफ रेंग रहा है। इस बात पर कोई शक नहीं है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जिसकी शुरुआत एक आम नेटफ्लिक्स एंड चिल डेट से हुई। मैं 25 साल का हूं और कुछ हफ्तों से ईवा नाम की लड़की को डेट कर रहा हूं। वो एक स्मार्ट, फनी और सुंदर लड़की है। मैं फौरन उसके प्यार में पड़ गया था। तो शुक्रवार की एक रात मैंने उसे अपने घर एक मूवी और डिनर डेट के लिए इनवाइट किया। मैं अकेले रहने वाले लोगों में से हूँ, इसलिए मुझे अपने घर को मेहमान के स्वागत के लिए तैयार करना पड़ता है, खासकर तब जब वो एक लड़की हो। मैंने घर की सफाई की, एक हॉरर फिल्म ढूंढी और एक अच्छी वाइन की बोतल खरीदी। ये पहली बार था जब हम बिना किसी और के डिस्ट्रैक्शन के साथ मिल रहे थे और मुझे बस थोड़ी प्राइवेसी की उम्मीद थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। हल्की रोशनी, कोई फिल्म चल रही थी और हम सोफे पर बैठकर वाइन की चुस्की ले रहे थे। पूरी तरह से रोमांटिक माहौल। हम हंस रहे थे, एक दूसरे को थोड़ी देर में किस कर रहे थे। जब फिल्म आधी पूरी हुई तब मैंने बाथरूम से आती हुई आवाज सुनी। जैसे लग रहा था कि किसी ने धीरे से दरवाजा बंद किया हो। मैंने मूवी रोक दी थी। क्या तुमने वो सुना? मैंने पूछा। ईवा ने मेरी तरफ देखा, कंफ्यूज होकर। क्या वो बाथरूम से आ रही थी? मैंने इस बात को टाल दिया। पुराना घर है, बारिश होने पर दरवाजा लहराने लगता है। मैंने हंसकर बात टाल दी। हम वापस मूवी देखने लग गए। अगले 5 मिनट तक मेरे हाथ उसके कंधे तक जा चुके थे और हम पहले से और ज्यादा करीब आ गए थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और वो मुझे देखकर मुस्कुराई। इससे पहले कि मुझे पता होता हम एक दूसरे में खो चुके थे। करीब 5 जादुई मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक मेरे अपार्टमेंट से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। हम दोनों डर के मारे चौंक गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मेरे बेडरूम से शीशे टूटने की आवाज हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर में सिर्फ मैं और एवा नहीं थे। हमारे अलावा एक तीसरा शख्स भी था जिसे हमने नहीं बुलाया था। हम डर गए। एवा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। आखिर ये क्या था? उसने फुसफुसा कर कहा। मैं उठा और बेडरूम की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि मेरे बेडरूम का शीशा टूटकर गिर गया होगा। लेकिन मेरे बेडरूम के बीचों बीच मरीसा खड़ी हुई थी। मरीसा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक ब्रेकअप देखा था। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, जैसे उसने हफ्तों से कंघी न की। वो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके एक हाथ में मेरा परफ्यूम और दूसरे में एवा की हुडी थी। जगह जगह कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके हाथों पर छोटे छोटे कट लगे हुए थे, लेकिन उसने उन पर ध्यान भी नहीं दिया था। उसने मुझे देखकर पागलों की तरह बर्ताव किया। जिस तरह मैं तुम्हें जानती हूँ वो तुम्हें नहीं जानती। मरीसा, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हाँ? वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी, हुडी को सूंघने लगी और अपनी हर सांस के साथ एवा का नाम लेने लगी। और तभी दरवाजे पर एवा आ गई और मरीसा ने उस पर हमला करने की कोशिश की। मैंने उसे कमर से पकड़ ली और कमरे के अंदर धकेलने की कोशिश करने लगा। वो मुझे लात मार रही थी, चिल्ला रही थी, मुझ पर थूक रही थी। उसका चेहरा गुस्से से बार बार एवा का नाम ले रहा था और वो उसे कोस रही थी। मैंने एवा से भागने के लिए कहा। वो किचन की तरफ गई और उसने अपना फोन उठा लिया। इतने में मैंने मरीसा को बेड पर पटक दिया। मेरा दिल तेजी से दौड़ रहा था। मरीसा, ये पागलपन बंद करो। वो अपने पंजों से मुझ पर वार कर रही थी, हंस रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने उसे जमीन पर धक्का दिया और फिर अपने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। एवा और मैं बेडरूम के बाहर खड़े थे। हम दोनों ही इस बदले हुए माहौल से डरे हुए थे। अचानक कमरे में शांति हो गई थी। क्या वो? लेकिन इससे पहले कि एवा अपनी बात खत्म कर पाती, बेडरूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
मेरिसा कुछ देर तक बस हंसती रही और फिर 4 साल के बच्चे की तरह रोने लगी और फिर दोबारा हंसने लगी। ये पूरी तरह से एक पागलपन के दौरे जैसा लग रहा था, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा। मैं और कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि मुझे पता था कि उसके अंदर कुछ टूट गया है। हमने पुलिस को बुलाया, उन्हें आने में 10 मिनट लगे। एवा कांप रही थी, मेरी शर्ट पर खून लगा हुआ था क्योंकि मेरिसा ने मेरी गर्दन पर खरोंचे मारी हुई थी। पुलिस वालों ने बेडरूम का दरवाजा खोला, धीरे से खोला और उसे बिस्तर पर एक बच्चे की तरह मुड़ा हुआ पाया। जब पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी लगाई तो उसने इनकार नहीं जताया, बल्कि उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, बहुत ही धीमी तरह से कहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी, तुम उसे मेरी हुडी कैसे पहनने दे सकते हो? हाँ। लेकिन जब उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने खड़े होने से इनकार कर दिया। वो चिल्लाने लगी, अपनी सही जगह का दावा करते हुए मुझ पर दूसरी लड़की को धोखा देने का आरोप लगाते हुए दावा करती रही कि वो मुझे बाकियों से बेहतर समझती थी। उसे मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकालने में दोनों पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एवो और मैं उसे मेरे घर के लिविंग रूम की खिड़की से गाड़ी तक ले जाते हुए देख रहे थे। तब तक उसका चीखना बंद हो चुका था। मुझे बाद में पता चला कि मरीसा मेरे दूसरी चाबी की मदद से चुपके से अंदर आ गई थी, जिसे मैं अपने घर के बाहर लगे पौधे के नीचे रखता था। वो अंदर आई और हमारे आने तक बाथरूम में इंतजार करती रही और फिल्म के दौरान मेरे कमरे में घुस गई। वो पूरे समय हमें देखती रही। अब उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन अगले दिन मैंने ताले बदल दिए। एवा की बात करें तो वो अभी भी मेरे आसपास है। सच कहूं तो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन उसने कहा कि वो उस रात को कभी नहीं भूलेगी और ना ही मैं। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करें तो शायद अपने ताले दोबारा जांच लें।